बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हुए हैं और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि इस मुल्क के अंदर जो अदल व इंसाफ का निज़ाम है वो गरीब के लिए तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अमीर के लिए ये कानून जो है वो बहुत सस्ता है। और मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ कि दुनिया की वर्स्ट तरीन अदालतों में जो बदतरीन अदालतें हैं उनके अंदर हमारा 126वां नंबर है 130 में से। और अगर हम इस बारे में बात करें या थोड़ा सा अदलिया के बारे में अगर हम उनको ये आईना दिखाना चाहें तो हमें फ़ौरन तौहीन अदालत का नोटिस आ जाता है कि आपने उनकी शान के अंदर गुस्ताखी कर दी और आपको जो है तलब कर लिया जाता है। यहाँ पर मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक ख़ातून थी जिन्होंने रोना शुरू कर दिया। जो जज साहब हैं उनकी जो एक प्लॉट के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है किसी ने, उसके ऊपर कुछ फ़ैसला ही नहीं कर पा रहे हैं, तारीख़ों पे तारीख़ें दी जा रहे हैं। उनकी दुहाई आप ज़रा ये वीडियो में देखिएगा कि वो किस तरह अपनी दुहाई दे रही हैं वो ख़ातून। और ये वीडियो देख के यकीन कीजिए कि दिल फट जाता है कि ये कैसे संग दिल लोग हैं जो कि खातून को बार बार तारीखें दें। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए ज़रा। प्लाट का मसला है। क्या हुआ? प्लाट पे कब्जा हुआ? कब्जा तो हुआ नहीं। मसला आप मुझे बताएं, अम्मा बताएं। नहीं सब जज है, मैं खुदा की कसम मेरी जान दे दूंगी। आपकी जज को हटाए, हुक्म सभी लगे ऐसे जज को हटाए, मैं मर जाऊंगी आज यहाँ। अरे बेटा ये कि 6 साल से तारीखें देने के मेरे साथी ने मुझे कैंसर की मरीज बना दिया। एक प्लाट का ये फैसला नहीं कर सकते। ना जज है, कातिल मर्डर के जज का नहीं है मेरा, एक मामूली प्लाट के भी के साथ लड़ाई है मेरी। अच्छा चलिए आप मुझे बताइए, क्या हुआ? आप वकील नहीं आपके पास? हम करते हैं, मैं करती हूँ, हम सब आपके वकील बनेंगे। ये देख बेटा ये। तो जैसा कि आपने ये वीडियो देखी जिसके अंदर वो खातून जो हैं वो दुहाइयाँ दे रही हैं, और मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर बाज़ केसेस ऐसे भी हैं जो कि पिछले कई सालों से चलते आ रहे हैं। उनका कोई भी जो फ़ैसला है करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि वो मुकदमात के लिए जब भी आप जाते हैं वहाँ पे जो बैठा हुआ एक क्लर्क है उसको जब आप पैसे देते हैं तो वो एक तारीख़ डाल देता है, और तारीख़ डालने के बाद आपको वो स्टे भी मिल जाते हैं। और अदालतों से 6-6 माह का स्टे में तो मैंने ख़ुद देखा है अपनी आंखों से लेते हुए लोगों को, जो कि चंद पैसों की खातिर लोगों को ज़लील करते हैं। यहाँ पे मैं आपके साथ एक वाक़या भी शेयर करता चलूँ। एक वकील साहब जो कि किराए पे एक घर ढूंढ रहे थे, उनको जब एक घर मिल गया किराए पे, तो वो साहब जो थे जो कि मालिक मकान थे वो बैरून मुल्क रहा करते थे, और प्रॉपर्टी डीलर जो था वो उनके घर को किराए पे चढ़ा दिया करता था, और किराया जो था वो उनके अकाउंट में भेज दिया करते थे। किराएदार जो थे वो एक वकील साहब थे। वकील साहब ने ये किया कि अदालत से जाके उनके ख़िलाफ़ स्टे ले लिया कि अब जो है ये प्रॉपर्टी पे हम इतने साल से रह रहे हैं, अब हम इनको किराया मज़ीद नहीं देंगे, और जो हमारा मुकदमा है कि ये घर जो है ये अब हमारा है और हम जो है ये इस घर के मालिक बन जाएंगे। तो उन्होंने जाके अदालत से स्टे ले लिया वकील साहब ने, और स्टे लेने के बाद ये किया कि जो मालिकाना हकूक़ थे वो क्लेम कर दिए। तो यहाँ पे मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि उन साहब के पास तमाम चीज़ें जो प्रूफ के साथ मौजूद थी, जो कि वो अदालत में भी पेश करने को तैयार थे, और वो साहब बैरून मुल्क से पाकिस्तान भी आए और इस केस की पैरवी के लिए। लेकिन जब वो उन साहब ने, क्योंकि वो एक वकील थे, उन्होंने ये किया कि 6 माह का स्टे ले लिया। वहाँ पे स्टे लेने के बाद जब वो साहब, ज़ाहिर है वो बैरून मुल्क से आए हुए थे, और बैरून मुल्क से आए हुए के लिए तो 6 माह बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उन्होंने कहा चलें 6 माह बाद फिर देखी जाएगी। तो वो इस तरह करते 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 वो केस कई साल चलता रहा, और आखिर में जाके कई साल रोलने के बाद उनको किराया भी नहीं दिया, और अदालत ने जो है आखिर में ये हुक्म जारी कर दिया कि इन वकील साहब का जो सामान है वो बाहर निकाल दिया जाए, और जो असल मालिक हैं उनको इसके जो मालिकाना हकूक़ हैं उनको दे दिए जाएं। तो इस तमाम अरसे के अंदर मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि 15 साल गुज़र गए। तर वो वकील साहब जो हैं उनकी प्रॉपर्टी पर काबिज़ हो गए थे, और वो घर से निकलने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर। यहाँ पे मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि जो कानून जानते हैं जब वो ही इस तरह की बदमाशियों पर उतर आएंगे
تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ تو یہ جو ظلم کا جو نظام ہے ہمارے ملک کے اندر، یہ پچھلے 70 سالوں سے ہی چلتا آ رہا ہے۔ لیاقت علی خان کے جو قاتل تھے ان کو بھی صرف اس لیے ہی مار دیا گیا تھا۔ جب وہاں پہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ اس کیس کی فائل کدھر ہے، تو ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے یہ جواب دیا تھا کہ اس کیس کی فائل جو ہے وہ گم ہو گئی ہے۔ اگر اسی دن سے اس کیس کو لے کے صحیح طریقے سے چلا جاتا، پہلے دن سے ہی انصاف قائم کیا جاتا، تو آج ہماری عدالتوں کا یہ حال نہ ہوتا۔ علی احمد کور صاحب نے جب بات کی تھی آسما جہانگیر کانفرنس کے اندر، تو بہت سارے لوگوں کی دم پر پاؤں آ گیا تھا، لیکن انہوں نے کچھ حقائق شیئر کیے تھے علی احمد کور صاحب نے، تو یہاں پہ بہت سارے لوگ جو تھے وہ ان سے خفا بھی ہو گئے تھے۔ تو یہ جو قانون کے تقاضے ہیں جب لوگوں کو پورے ہوتے نہیں نظر آتے اور وہ عدالتوں سے اعتماد اٹھتا جاتا ہے، تو پھر جو انتشار ہے ہمارے معاشرے کے اندر، جو غصہ ہے لوگوں کے اندر، وہ اپنا انتقام خود لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کس قدر کرائم ریٹ میں ہمارا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ نہ تو پولیس کے محکمے پر لوگوں کو اعتماد ہے اور نہ ہی عدلیہ پر لوگوں کو اعتماد ہے، کہ یہ دونوں ہی محکمے ایسے ہیں جہاں پہ آپ جائیں گے تو ساری زندگی لگ جائے گی۔ تو اس وجہ سے وہ قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور اس طرح سے ہمارے ملک کے اندر جو کرائم ریٹ ہے وہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔